लेक्चर 41 पार्ट 2 इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। हम लोग इस लेक्चर में अभी तक जो भी हम लोग पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया हम लोग को गया है, दो चीज़ पढ़ाया गया था लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में। डीपीसी और डीसीपी और डीबीपी। डीसीपी मतलब क्या था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, वो पीएफ वाला, और डीबीपी डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जिसमें ग्रेचुइटी सब पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, बेस्ट। सबसे पहले इलस्ट्रेशन निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 32 पेज 10.19 पे है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में वो पढ़ते हैं पहले। ये क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड करता है, पूरा डीपीपी का क्वेश्चन। ए लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च इसका कैलेंडर ईयर नहीं करता है, साइकिल इसका अप्रैल से 31 मार्च का है। इट ऑपरेट्स अ डिफाइंड बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान आ गया। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ करेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय। ए लिमिटेड रिसीव एडवाइस फ्रॉम एक्चुरीज रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल एंड ओवरऑल एबिलिटी टू पे बेनिफिट्स। अगर हम लोग डीबी बना रहे, कोई ग्रेचुइटी जो 20 साल के बाद है ना, उसका एस्टिमेट कौन देता है? एक्चुरियल देता है। ठीक है, तो ए लिमिटेड को भी कोई एक्चुरी है जो डेटा देता है। 1 अप्रैल 2011 को एक्चुरी बोलता है कि जो भी ए लिमिटेड का ऑब्लिगेशन, जो भी ग्रेचुइटी है, मतलब ग्रेचुइटी इन द सेंस जो डीबीओ बनना चाहिए जो इसका, उसका प्रेजेंट वैल्यू है 6 करोड़ रुपया। तुमको याद है कि हम लोग जब बेनिफिट प्लान करते हैं तो बेनिफिट प्लान जनरली क्या होगा, लॉन्ग टर्म वाला होगा। और लॉन्ग टर्म जैसी लॉन्ग टर्म क्या होगा, जो 12 महीना के बाद का है। जो भी 12 महीना का बाद का होता है, तो जब उसको जब एंट्री देते हैं, दो एंट्री, पहला एंट्री देते हैं किस चीज़ का, एक्सपेंस बुकिंग का, सीएसई टू डीबीओ। जो ई एक्सपेंस बुकिंग करते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू पे करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू पे लिख दो। लेकिन इस प्रेजेंट वैल्यू को 20 साल के बाद तो हमको उस टाइम का पेमेंट भी देना है। जिस प्रेजेंट वैल्यू को डीबीओ प्रेजेंट वैल्यू पे जो आया हुआ है, उसको फिर इसमें इंटरेस्ट अनवाइंड करते थे। दूसरा एंट्री इंटरेस्ट अनवाइंड का होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, साफ बात लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू है 1 अप्रैल को प्रेजेंट वैल्यू है 6 करोड़ रुपया। ठीक है, ऑन द सेम डेट, मतलब 1 अप्रैल को ही जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाज 5,20,00,000 रुपया। तुमको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि एक तो डीबीओ बना रहे हो जो लाइबिलिटी साइड है, इस डीबीओ को पेमेंट करने के लिए कोई एसेट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो कि इस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के तब तुम डीबीओ को पे आउट करोगे। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डीबीओ है 6 करोड़ का, उसका प्रेजेंट वैल्यू 6 करोड़ का है 1 तारीख को। इसी 1 तारीख को इसका एसेट है 5,20,00,000 का। ठीक है, और 1 अप्रैल 2011 मतलब उसी दिन एनुअल मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड वाज 5%। मतलब मार्केट में जो रेट दे रहा है, जो गवर्नमेंट रेट है, वो 5% है। मतलब ये दिया हुआ इन्फ्लेशन रेट जो दिया जाता है, और इन्फ्लेशन रेट को हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से यूज़ करते हैं, उसी से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और एक और रेट इसको, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला जो रेट है, इसका एक और यूज़ है। कहाँ यूज़ है? जब इंटरेस्ट अनवाइंड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है, यही रेट यूज़ करके करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल को सारा बात बोला था, और 31 मार्च 2012 को जो यही ईयर खत्म हो रहा है, उस दिन क्या हो रहा है, ए लिमिटेड मेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 70 लाख इनटू द प्लान। मतलब जो इन्वेस्टमेंट था, जो एसेट प्लान है, प्लान एसेट वाला जो पीए है, उसमें हम लोग और 70 लाख रुपए डाल रहे हैं। 1 अप्रैल को 5,20,00,000 था उसका वैल्यू, अब 31 मार्च को ईयर एंड पे और 70 लाख रुपए उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, एंड द प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 42 लाख टू रिटायर्ड मेंबर्स। मतलब कि जो हमारे डीबीओ था, वो कुछ कुछ अमाउंट हम लोग हर मतलब साल के एंड पे उस पर एक्सपेंस बुक किए होंगे और इंटरेस्ट अनवाइंड किए होंगे। लेकिन ये डीबीओ जो हम भरे हैं, इसमें से हम डीबीओ क्यों भर रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको लाइबिलिटी बाद में पे करना है। अभी सिर्फ लाइबिलिटी बुक किए हैं, लेकिन बुक करने से नहीं होगा, बाद में पेमेंट भी देना है 20 साल के बाद। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कंपनी डीबीओ बना रहा है या करेंट एम्प्लॉय को देने के लिए, और जो फॉर्मर एम्प्लॉय था जो पहले था, तो जो फॉर्मर एम्प्लॉय था उसका तो पेमेंट करेगा। तो लास्ट में यही बोल रहा है कि ये डीबीओ से वो पैसा दे रहा है कितना, डीबीओ से दे रहा है 42 लाख रुपया रिटायर्ड मेंबर सबको। जो रिटायर्ड हो गया तो उसको पैसा दे रहा है कितना, 42 लाख। ठीक है, बोथ दिस पेमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च 2012। मतलब 31 मार्च 2012 को ही वो क्या कर रहा है, एक तो क्या उसको कहते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है 70 लाख रुपया, और डीबीओ में से निकाल के पैसा भी दे रहा है कितना, 42 लाख रुपया। डीबीओ में से पैसा निकालने का मतलब आगे समझाएंगे। ठीक, द एक्चुरीज एडवाइस द करेंट सर्विस कॉस्ट, सीएससी क्या है, याद होगा जब एंट्री किया था हम लोग, ग्रेचुइटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। तो एक्सपेंस बुक करने के जब हम लोग ये वाला डीबीबी पर रहते थे, तो इसमें नया नाम दिए थे, ग्रेचुइटी को नाम दे दिए थे सीएससी, और पेबल्स को नाम दे दिए थे हम लोग डीबीओ। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस साल का 31 मार्च 2012 का सीएससी मतलब टोटल एक्सपेंस कितना बुक करना है, वो है 62 लाख रुपया। ठीक है,
ऑन 28 फरवरी 12, मतलब 31 मार्च 12 तक तुम 31 मार्च 12 को तुम किया था बुक एक्सपेंस 62 लाख रुपया। 28 फरवरी उसी साल 31 मार्च 28 फरवरी को क्या पता चल रहा है तुमको कि प्लान जो था हमारा उसका रूल अमेंड हो गया है। जो हमारा डीपीपी प्लान था जिसकी वजह से हम लोग डीबीओ बना रहे थे उसका प्लान हम लोग अमेंड कर दिए हैं, ठीक है। और अमेंडमेंट के वजह से जो हमारा डीबीओ का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 15 लाख से बढ़ गया है। मतलब उसका जो हमारा लाइबिलिटी कुछ चल रहा था 6 करोड़ का जो लाइबिलिटी था और उसको 15 करोड़ से और 15 लाख से और बढ़ा दिया गया, ठीक है। तुमको तो याद होगा जब हम लोग डीबीपी के बाद एक चीज़ पढ़े थे कि ग्रेचुइटी का 3 कंपोनेंट था, 1% उसके बाद 2 चीज़ एस्टीमेट। तो जब एस्टीमेट चेंज होता था तो हम लोग एक्चुअली का एंट्री यूज़ करते थे, और जब कांस्टेंट चीज़ चेंज होता था तो हम लोग पीएससी यूज़ करते थे। तो ये जो वेरिएबल जो था जो एस्टीमेट था उसको कहते हैं नॉर्मल, और जो 1% जो गया उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं प्लान अमेंडमेंट। वो बहुत सारा प्लान करके ही अमेंड किया गया, 1% ऐसी इजीली चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। ओके, तो दीज अमेंडमेंट क्या बोल रहा है वर्ड, देखो यार क्या लिखा है, दीज अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यूज किया है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ, जो प्लान अमेंडमेंट है। प्लान अमेंडमेंट जब भी होता है जो परफेक्ट 1% उसको जब वो चेंज होगा तो क्या यूज करेंगे, पीएससी यूज करते हैं हम लोग, एक्चुअली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, अब और क्या लिखता है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 12 ए लिमिटेड वॉज इन नेगोशिएशन विद एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग प्लान रिडेंडेंसी। मतलब बोल रहा था कि कंपनी 31 मार्च 12 के इसी साल में क्या कर रहा, कंपनी एम्प्लॉय लोग से भी बात कर रहा था कि सर देखो हम आपको बोले तो थे कि 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन अब हम आपको 1 लाख रुपया नहीं दे सकते, 90,000 रुपया दे सकते हैं, आप लेंगे तो बोलिए। तो वही है, नेगोशिएशन हो रहा था। तो नेगोशिएशन वाज कंप्लीटेड शॉर्टली बिफोर ईयर एंड, ईयर एंड से पहले ही हो गया नेगोशिएशन, एंड रिडंडेंसी पैकेज वाज अग्रीड, हो गया। सेटलमेंट कब हो गया, एक चीज़ पढ़े थे ना हम लोग, क्या कर्टेलमेंट और सेटलमेंट, तो ही सेटलमेंट का बात था, तो सेटलमेंट हो गया। क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट ऑफ दिस रिडंडेंसी वाज टू रिड्यूस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन बाई 80 लाख। मतलब ये जो नेगोशिएशन था इससे क्या हुआ कि वो लोग चाहता था कि जो उसका डीबीओ है, जो लाइबिलिटी है, वो 80 लाख से कम कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है कि बिफोर 31 मार्च 12 ए लिमिटेड पेड 75 लाख रुपया टू द एम्प्लॉयज अफेक्टेड बाई रिडंडेंसी इन कॉम्पनसेशन फॉर द कर्टेलमेंट ऑफ द बेनिफिट। मतलब हम कि डीबीओ 80 लाख से कम किए और उसको पे किए 75 लाख रुपया। मतलब हमारे एग्जाम्पल में कि उसको बोलते कि 1 लाख रुपया नहीं देंगे, 90,000 देंगे, तो वही है कि 80 लाख नहीं देंगे तुमको, 75 लाख रुपया देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ वर्ड क्या लिखा है, कॉम्पनसेशन फॉर कर्टेलमेंट। लेकिन याद होगा सर क्या बोले थे कि आईसीआई कर्टेलमेंट और सेटलमेंट को दोनों एक ही चीज़ समझता है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है क्योंकि देखो सिर्फ ये नहीं कि कैंसिल कर रहा है कि ठीक 80 लाख रुपया की जगह 1 रुपया नहीं देंगे, यहाँ पे 75 लाख रुपया दे भी रहा है, इसीलिए सेटलमेंट है, ठीक है। दीज पेमेंट वर मेड आउट ऑफ द एसेट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। ये जो पेमेंट हुआ वो कैसे हुआ, वो जो हमारा बेनिफिट प्लान था, जो हमारा प्लान एसेट था, उससे पैसा निकाल के हम लोग दे दिए, ठीक है। 31 मार्च 12 को एक्चुअरीज एडवाइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड ऑब्लिगेशन वाज 6,80,00,000 रुपया। मतलब 1 अप्रैल को एस्टिमेट किया था तो बोला था कि उस दिन डीबीओ का वैल्यू 6 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और डीबीओ का नहीं, इसका, हाँ, डीबीओ का वैल्यू 6 करोड़ होना चाहिए। 31 मार्च को क्लोजिंग पे, ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग पे बोल रहा है कि 6,80,00,000 होना चाहिए, और इसी दिन जो हमारा प्लान एसेट होगा वो होगा 5,60,00,000, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या बोलता है लास्ट में, तुमको एग्जामिन करना और प्रेजेंट करना है कि ये सारा चीज़ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखेगा, मतलब जितना सारा भी बात बोला गया उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे। तो क्वेश्चन कहने का मतलब कि एक्सट्रैक्ट दो तुम, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन बोला है कि जो भी फाइनेंस कॉस्ट है, जो भी इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन में तुमको समझ में आ गया कि हम लोगों को एक्सट्रैक्ट तैयार करना है कि पीएल एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और वही सब बात, ठीक है। तो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या हुआ है इसमें। तो जब तुम आओगे पेज नंबर इस पे क्या नाम है 386 पे कॉपी में, उसमें तुमको दिखेगा कि हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। पहले डीबीओ, प्लान्ड एसेट और एक नेट लाइबिलिटी, ठीक है, उसको दूर छोड़ दो। 3 कॉलम है, डीबीओ, प्लान्ड एसेट और नेट लाइबिलिटी, ठीक है। और पर्टिकुलर्स, हम लोग जो जितना भी बात हो रहा है वो सब डीबीओ और प्लान्ड एसेट का ही बात हो रहा है, इसलिए हम लोग सबका वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस 6 करोड़ दिया हुआ है, प्लान्ड एसेट का 5.2 करोड़ दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिख दो, ठीक है।
अब चलो सेकेंड चीज़, जो हम लोग इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हर बार के बाद दिमाग में रखना कि ये जो फॉर्मेट है ना ऐसी क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ताकि तुमको एक्सट्रैक्ट बनाना के देना है, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए तुमको डेटा वैल्यू पता चलना चाहिए कि सबका वैल्यू क्या 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 है, ठीक है। तो ये ऐसी फॉर्मेट में चलेगा। तो इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको एक बात जरूर याद रखना कि ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद पहला जो काम हम लोग करते हैं वो काम करते हैं इंटरेस्ट का, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट मेरे भाई? अपने क्वेश्चन में दो को इंटरेस्ट होगा हर वक्त। पहला इंटरेस्ट, डीबीओ के ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट अनवाइंड करना होता है, हर साल के एंड पे इंटरेस्ट अनवाइंड करेंगे। तो एक वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, जो भी अनवाइंड करते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है जो पीएलईबी में जाता है, ठीक है। और एक और इंटरेस्ट होता है, कौन सा इंटरेस्ट मेरे भाई? जो प्लान्ड एसेट है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं उसका इंटरेस्ट हमको मिलता है। तो वो मेरे पास आएगा कौन सा, हम अपने बुक्स में कौन सा रिकॉर्ड करते हैं जो मिलने वाला है? एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्सपेक्ट किए हैं उसको हम लोग पीएल में डालते हैं। तो दो इंटरेस्ट का बात होता है। तो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन ओपनिंग लिखे हो तो अब इंटरेस्ट का बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डीबीओ। हम लोग इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकाल लें? देखो एक बात लिखा हुआ था 5% इसका रेट है। तो तुमको याद होगा हम क्वेश्चन पढ़ने टाइम ही तुमको बताए थे कि जो भी क्या उसको कहते हैं, जो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ रहता है उसका दो काम आता है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने में और दूसरा जब अनवाइंड करते हैं इंटरेस्ट तब वैल्यू निकालने में। तो देखो जब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो अनवाइंड कर रहे हैं उसका वैल्यू निकालने में 5% काम आ गया। और 5% किस पे लगाएंगे? वो लास्ट में क्वेश्चन में लिखा होता है कि फाइनेंस कॉस्ट इज टू कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो 5% ऑन 6 करोड़, ठीक है, हो गया। तो 30 लाख आ गया। जर्नल एंट्री क्या होता है? जब हम लोग इंटरेस्ट अनवाइंड करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ। क्यों? क्योंकि हमको डीबीओ को बढ़ाना है, डीबीओ लाइबिलिटी है तो डीबीओ बढ़ेगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा तुम्हारा? पीएनएल में जाएगा, ईबी के अंदर, ठीक है, आ गया। दूसरा चीज, ये तो पहला इंटरेस्ट का बात हुआ। एक और इंटरेस्ट है जो रिसीव करने वाले जो एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, एक्चुअल में कितना किए हैं वो पीएल में नहीं जाता है, जो एस्टिमेट करते हैं वो पीएल में जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा रेट यूज करते हैं? जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसका वो लिख दो तुम 5.2 सी ईबी ओपनिंग बैलेंस पे आएगा। तो 5.2 सी इंटू 5% 26 लाख रुपया। इसका एंट्री क्या होता है? इसका एंट्री दो को एंट्री होता है जिसका कॉन्ट्रा हम लोग कर देते हैं। एक एंट्री जब हमको कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। और यही कैश जब आ जाता है तो री इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग प्लान्ड एसेट में। उसी इन्वेस्टमेंट में फिर से उसको जो पैसा आया इंटरेस्ट का उसमें री इन्वेस्ट कर दिए। तो प्लान्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। कैश कैश दोनों को काट दो तो आ जाएगा प्लान्ड एसेट टू इंटरेस्ट। प्लान्ड एसेट बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट जाएगा तुम्हारा पीएल ईबीई में। ये इनकम है तो इसलिए पीएल के एक्सपेंस साइड में जाएगा ईबीई में, लेकिन नेगेटिव में। वही चीज़ दिया हुआ है, देखो पेंसिल से हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है, सब इजी करने के लिए। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अब दो को बता दिए, जब भी फॉर्मेट बनेगा तो पहले ओपनिंग लिखो फिर इंटरेस्ट का काम करो, उसके बाद आगे देखो, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग जब देखेंगे तो पे बेनिफिट 6 करोड़ का काम हो गया। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 12 ए लिमिटेड कंट्रीब्यूट किया है 70 लाख रुपया इनटू द प्लान। 70 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है प्लान में। तो जब कंट्रीब्यूट किया है तो प्लान्ड एसेट में किया है, तो कंट्रीब्यूशन इनटू प्लान्ड एसेट 70 लाख तुम डाल दो, लिख दो प्लान्ड एसेट के वाला कॉलम में, लिखा गया। उसका एंट्री तुमको पता है, प्लान्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, 70 लाख रुपया चला गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी हम प्लान्ड एसेट में अभी पैसा डाले हैं, जैसे कि 70 लाख रुपये डाले तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो हमको उसका भी इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। अभी जो इंटरेस्ट लिखे हैं वो तो ओपनिंग बैलेंस पे लिखे थे, अब 70 लाख और डाले तो उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस 70 लाख के ऊपर इंटरेस्ट हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो लाइन क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों जो डेटा है वो 31 मार्च 12 का है, ईयर एंड पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 31 मार्च जो 11-12 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो रेड पेन से लिखा हुआ है, ओके, समझ में आ गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ओके, समझ में आ गया तुमको। जो प्लस प्लस माइनस क्यों किया हुआ है उसका भी वैल्यू समझा देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डीबीओ को ऐड किया गया है डीबीओ के वैल्यू में। हम लोग जब भी अनवाइंड करते हैं, क्यों करते हैं अनवाइंड? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ क्यों करते हैं? क्योंकि डीबीओ का वैल्यू बढ़ाना होता है। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डीबीओ का जो 6 करोड़ है उसका वैल्यू बढ़ा के 30 लाख और बढ़ा के 6 करोड़ 30 लाख कर रहा है, ठीक है। दूसरा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान्ड एसेट, जो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है प्लान्ड एसेट पे, उसको भी हम लोग ऐड किए हैं 26 लाख को। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे एसेट में, तो 26 लाख से और बढ़ जाएगा हमारा 5.2 प्लस 26 लाख, ऐसे समझ में आ गया। फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हम लोग प्लान्ड एसेट में, फिर से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 70 लाख रुपया उसको हम लोग प्लस कर रहे हैं प्लान्ड एसेट में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब 70 लाख डालेंगे तो प्लान्ड एसेट और बढ़ेगा ना, इसलिए प्लस की, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, एक फिर क्या लिखा है, एंड प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 42 लाख टू अथी मेंबर्स, मतलब तुम 42 लाख रुपया पेमेंट किए हो, ठीक है। तो जब 42 लाख पेमेंट किए हो तो तुम्हारा लाइबिलिटी 42 लाख से कम हो जाएगा। 42 लाख से लाइबिलिटी कम होगा तो उसका एंट्री क्या देंगे? डीबीओ अकाउंट डेबिट टू कैश,
42 लाख रुपया चला गया। तो 42 लाख रुपया से डीबीओ को कम कर दो, देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है तो माइनस करेंगे हम लोग। लेकिन एक बात बताओ, ये डीबीओ को पे करने के लिए कैश कहाँ से आया? टू कैश तो लिख दिया, आया कहाँ से? ये कैश आया जब तुम अपना इन्वेस्टमेंट बेचे, डीबीओ को ही पेमेंट देने के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे, तब इन्वेस्टमेंट बेचो तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्लान्ड एसेट, कितना? 42 लाख रुपया। तो 42 लाख रुपया से जब तुम्हारे पास कैश आ जाएगा तो प्लान्ड एसेट तुम्हारा कम हो जाएगा, इसलिए देखो माइनस करें हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्चुअली एडवाइस क्या था, सीएससी होना चाहिए उस साल का 62 लाख रुपया, उस साल का सीएससी मतलब जो एक्सपेंस बुक होना चाहिए 62 लाख रुपीस होना चाहिए। तो हम लोग देखो सीएससी को लिख दिए 62 लाख और उसका एंट्री क्या होगा, सीएससी अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा डीबीओ बैलेंस शीट, सीएससी तुम्हारा पीएल के ईबी में, ठीक है। अब एक बात तो सीएससी को तुम प्लस क्यों हो डीबीओ में? सोचो, डीबीओ का तुमको कुछ वैल्यू दिया हुआ था, तुम उसमें एक्सपेंस बुक कर रहे हो, तो एक्सपेंस अगर तुम बुक करते हो तो मतलब क्या कि वो प्रेजेंट वैल्यू तुमको दिया है कि डीबीओ का, जैसे कि आज से 20 साल के बाद हमको देना है 20 करोड़ रुपया, ठीक है। आज से 20 साल के बाद हमको देना है 20 करोड़, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म है तो हम उसको लिखे हैं अपने 6 ही करोड़ अपने बुक में, ठीक है। लेकिन 20 साल के बाद हमको देना है कितना, 20 करोड़ रुपया देना है, तो इस 6 करोड़ को तुमको बढ़ाना होगा। तो 6 करोड़ का बढ़ाने का तरीका क्या है, एक तो इंटरेस्ट अनवाइंड कर रहे हो, वो तो तुम अनवाइंड करोगे तो धीरे धीरे बढ़वे करेगा, प्लस तुम एक्सपेंस बुक करते जाओगे हर साल कि 6 करोड़, फिर उसके बाद और आगे का 2 करोड़, तो वो 8 करोड़ हुआ, फिर उसमें इंटरेस्ट अनवाइंड करोगे तभी तो वो बढ़ते चल जाएगा। इसीलिए हम लोग सीएससी जो भी एक्सपेंस बुक करते हैं, क्यों बढ़ते हैं? सीएससी का क्या है एंट्री, सीएससी अकाउंट डेबिट टू डीबीओ, सीएससी एंट्री क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तभी तो डीबीओ बढ़ रहा है, ट्रू नो, इसीलिए हम लोग ऐड किए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्या पढ़े हैं, 28 फरवरी को रूल अमेंड कर रहे हैं हम लोग, अमेंड। इस अमेंडमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा डीबीओ का वैल्यू बढ़ रहा है 15 लाख रुपए से। डीबीओ क्या है, हमारा लाइबिलिटी, तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो 2 डीबीओ हो गया, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा दिए, 2 डीबीओ तो कर दिए 15 लाख से, ठीक है। और ये जो डीबीओ इंक्रीज होगा वो प्लस होगा, क्योंकि डीबीओ को तो बढ़ा रहे हैं, तो 15 लाख रुपया प्लस में जाएगा, और जब एंट्री करेंगे तो 2 डीबीओ आएगा, तो डेबिट में क्या जाएगा? अरे मेरे भाई, ये प्लान अमेंडमेंट है, ये कांस्टेंट चीज चेंज हो रहा है। जब भी कांस्टेंट चीज चेंज होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पीएससी यूज करते हैं। तो एंट्री क्या होगा, पीएससी टू डीबीओ, और पीएससी किस में जाता है, पास्ट सर्विस जो भी कॉस्ट है किस में जाता है, वो पीएल के ईबी में जाता है। देखो एंट्री दिया हुआ है, समझ में आ गया तुमको? ओके। और उसके बाद इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन रिवाइज डीबीओ। ये जो हम लोग 15 लाख इन्वेस्ट किए हैं डीबीओ में, 15 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए डीबीओ में, इसका भी तुमको इंटरेस्ट अनवाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ये इन्वेस्ट कब कर रहे हैं हम लोग, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 28 फरवरी को, ठीक है। तो 1 महीना का इंटरेस्ट अनवाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट अनवाइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया फाइनेंस कॉस्ट टू बी कंप्यूटेड एंड ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोग सिर्फ 6 करोड़ में जो पहला ऊपर 30 लाख रुपये कर दिए थे ना, बस वही, इसके ऊपर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया तुमको? चलो, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस नेगोशिएशन हुआ, वही सेटलमेंट वाला। सेटलमेंट में क्या किया कि 80 लाख रुपये से डीबीओ कम किया और 75 लाख पेमेंट किया। तो डीबीओ अकाउंट डेबिट हो गया तुम्हारा 80 लाख से, और 2 कैश हुआ 75 लाख से। बीच का जो तुमको प्रॉफिट हो रहा है वो पीएससी में चला जाएगा, वो गेन हो जाएगा, तो 2 पीएससी, ठीक है। डीबीओ बैलेंस शीट में गया, पीएससी तुम्हारा आ जाएगा पीएलईबीई में, ठीक है। तो ये जो 2 कैश निकाले हो 75 लाख, वो कहाँ से आया? वो इन्वेस्टमेंट बेच के आया होगा, तो कैश 2 पीए कर दो 75 लाख रुपया, और सेटलमेंट कर रहे हो तो डीबीओ भी तुम्हारा 80 लाख से कम होगा, इसलिए देखो माइनस किए हैं, और प्लान्ड एसेट भी 75 लाख से कम होगा क्योंकि तुम कैश उसको बेच रहे हो। समझ में आ गया? तो ये सब जब तुम कर लिए हो तो डीबीओ का देखो वैल्यू लास्ट में कितना आ रहा है, 5.85 CR, प्लान्ड एसेट का आ रहा है 4.99 CR, ठीक है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 31 मार्च को एक्चुअली बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट डीबीओ का वैल्यू होना चाहिए 6.8 CR, और उसके बाद प्लान्ड एसेट का वैल्यू होना चाहिए 5.6 CR। लेकिन तुम तो देख रहे हो कि 5.85 CR है डीबीओ, और एज पर एक्चुअली 6.8 CR होना चाहिए। डिफरेंस क्यों आ रहा है? अरे याद करो मेरे भाई, हम लोग का डिफरेंस क्रिएट क्यों होता था डीबीओ में? क्योंकि एस्टिमेट चेंज हो जाता था। डीबीओ याद है तुमको, ग्रेट्युटी इज इक्वल टू 1% इंटू नंबर ऑफ ईयर, उसके बाद लास्ट मंथ सैलरी, नंबर ऑफ ईयर और लास्ट मंथ सैलरी एस्टिमेट 1% कांस्टेंट, और ये जो ग्रेट्युटी था उसके नीचे डीबीओ लिखे हुए थे, क्योंकि ग्रेट्युटी की जगह पे हम लोग जो पेएबल क्रिएट कर रहे हैं वो डीबीओ ही है ना। ग्रेट्युटी को हम लोग जो एंट्री देते थे, ग्रेट्युटी एक्सपेंस टू पेएबल, तो पेएबल क्या था, ग्रेट्युटी का पेएबल, इसलिए ग्रेट्युटी के पेएबल ना लिख के हम लोग लिख रहे हैं डीबीओ, तो ग्रेट्युटी की वजह से ग्रेट्युटी का जो भी अमाउंट वो डीबीओ ही है, ट्रू।
तो जैसे ही हम लोग एस्टिमेट चेंज करेंगे या प्लान अमेंडमेंट जो 1% वो चेंज करेंगे तो डीबीओ चेंज हो जाएगा। ट्रू, बात तुमको याद है। तो यहाँ पे जो डीबीओ का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, वाई इज देयर चेंज इन दी डीबीओ, बिकॉज इधर वी हैव डन चेंज इन एस्टिमेट और चेंज इन कांस्टेंट चीज़। तो हम लोग तो ऊपर लिखा हुआ था कि कांस्टेंट चीज़ हम लोग अमेंडमेंट किए हैं, उसके वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है, देखो 95 लाख रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो भी हमको ये डिफरेंस किस चीज़ की वजह से आ रहा है, तुमको डीबीओ में डिफरेंस आ रहा है, और किस चीज़ की वजह से आ रहा है, क्योंकि तुम इसमें अमेंडमेंट किए हो। क्या किए हो, अमेंडमेंट। तो जो जब भी तुम अमेंडमेंट करोगे तो एक मिनट, आई एम सॉरी, सही बात हम बोले हैं कि क्वेश्चन में बोला हुआ कि अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद भी अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा होगा, क्योंकि अमेंडमेंट का बात हो गया, एस्टिमेट भी चेंज हुआ होगा, और जब भी एस्टिमेट चेंज होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्चुरियल। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक्चुरियल लॉस। ये एक्चुरियल लॉस क्यों है मेरे भाई, क्योंकि 5.85 सीआर तुम्हारे हिसाब से है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 6.82 होना चाहिए, और ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो क्या है तुम्हारा एक्चुरियल लॉस है। ठीक है, तो देखो ऐड किया हुआ एक्चुरियल लॉस ऑन डीबीओ, ये डीबीओ के ऊपर लॉस है, क्यों, क्योंकि एस्टिमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन एस्टिमेट, देखो लिखा हुआ है रेड से। ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर है 5.85 और 6.8 का डिफरेंस। वहीं प्लान्ड एसेट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.61 सीआर, 61 लाख रुपया का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है, हम लोग प्लान्ड एसेट के बीच में डिफरेंस कब आता है, तुमको याद होगा, उसमें हम लोग एक्चुअल इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट जो हम लोग पीएल में बुक किए हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। ये जो डिफरेंस बीच में आएगा उसको हम लोग डाल देते हैं एक्चुरियल लॉस या गेन में। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है इसी वजह से डिफरेंस आया होगा। किस वजह से डिफरेंस आया होगा कि एक्चुअल कुछ और मिल रहा होगा और एक्सपेक्टेड कुछ और है। तो एक्सपेक्टेड हम लोग बुक कर दिए हैं 26 लाख रुपया, लेकिन एक्चुअल तो कुछ और मिला होगा। तो ये जो डिफरेंस है 0.61 वो क्या है, हमारा एक्चुरियल गेन है प्लान्ड एसेट पे, एक्चुरियल गेन है। क्यों भाई एक्चुरियल गेन क्यों है मेरे भाई, प्लान्ड एसेट का वैल्यू 4.99 सीआर था क्लोजिंग हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में है 5.6 सीआर। तो प्लान्ड एसेट का वैल्यू तो बढ़ रहा है, एसेट अगर बढ़ रहा है तो मतलब हमारा गेन है, तो एक्चुरियल गेन होगा। ठीक है, जो एक्चुरियल लॉस एंड डीबीओ हुआ था उसका एंट्री क्या होगा, एक्चुरियल लॉस हो रहा है डीबीओ पे, मतलब डी और डीबीओ का वैल्यू देखो इस 5.85 से 6.8 सीआर बढ़ रहा था, कितना से बढ़ा 95 लाख से। तो डीबीओ का अगर वैल्यू बढ़ाना है तो लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए 2 में डालना होगा, तो 2 डीबीओ करो तो तुम्हारा बढ़ गया कितना से 95 लाख से। डेबिट में क्या करोगे, एक्चुरियल लॉस, एक्चुरियल लॉस 2 डीबीओ हो गया। वहीं ये जो हमारा प्लान्ड एसेट में जो प्लान्ड एसेट हमारा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड और जो भी एक्सपेक्टेड था उसके बीच का डिफरेंस की वजह से। तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है तो प्लान्ड एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या करोगे, एक्चुरियल गेन, और ये एक्चुरियल गेन ऑन प्लान्ड एसेट और एक्चुरियल गेन ऑन डीबीओ या लॉस, जो भी एक्चुरियल का बात होता है वो कहाँ जाता है, OCINR में जाता है। जो भी PSC का बात होता है वो कहाँ जाता है, PL में जाता है। ठीक है, चलो ये बात तुमको हम पूरा समझा दिए कि डीबीओ का क्या होगा और प्लान्ड एसेट का क्या होगा। ठीक है, दिमाग एकदम क्लीन एंड क्लियर। ये 2 कॉलम, तीसरा कॉलम एक बनाए थे नेट करके, ठीक है, वो बताए नहीं थे। तीसरा कॉलम का नाम है नेट डिफाइंड बेनिफिट, या तो एसेट हो सकता है या लाइबिलिटी हो सकता है। नेट डिफाइंड बेनिफिट या लाइबिलिटी कहाँ पढ़े थे, याद है, हम लोग एक टॉपिक में पढ़े थे जहाँ पे लिखा हुआ था क्या कि समरी टू नेट ऑफ वाला में, उसमें क्या पढ़े थे याद है, नेट पेज नंबर 384 पे प्लान्ड एसेट एंड डीबीओ का जो बीच में डिफरेंस होता है उस हिसाब से पता चलेगा कि वो नेट डिफाइंड बेनिफिट है या नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट है या नेट डिफाइंड लाइबिलिटी है। मतलब देखो डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस 6 सीआर है और प्लान्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस 5.2 सीआर है। तो जब दोनों को नेट करोगे तो पता चलेगा कि डीबीओ 0.8 सीआर बड़ा है। तो अगर डीबीओ तो तुम्हारा लाइबिलिटी है, तो इसको जब नेट ऑफ करके जब तुमको दिखाना है तो ऐसे तो बोलता है कि नेट ऑफ करके दिखाओ। तो जब नेट ऑफ करके दिखाओगे तो क्या दिखाओगे तुम उसको सीधा लिखोगे नेट डेफर्ड बेनिफिट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है 0.8 सीआर से। तो पहले ही तुम वो कॉलम का नाम आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से उस कॉलम का नाम चेंज होता है। तो ओपनिंग बैलेंस की वजह से उस कॉलम का नाम होगा नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। तो हर बार याद रखना कि जो कॉलम का नाम होगा वो डिपेंड करेगा दोनों का ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। तो लायबिलिटी हो गया, ठीक है। चलो कितना का लायबिलिटी, कितना से ओपनिंग बैलेंस में कितना का लायबिलिटी, 0.8 सीआर का, ठीक है। अब आगे देखो, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो डीबीओ पे तुम अनवाइंड कर रहे हो और एक इंटरेस्ट जो तुमको मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 30 लाख रुपया, मतलब लायबिलिटी तुम्हारा 30 लाख रुपया का,
और प्लान्ड एसेट है तुम्हारा और उसके बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 26 लाख रुपए का। इसमें भी लाइबिलिटी कितना ज़्यादा है, 4 लाख से। तो इसको भी तुमको नेट करके दिखाना है। याद करो, तुम पेज 385 पे देखोगे, नेट करना है इंटरेस्ट, एक्सपेंस और इनकम को। तो इसमें से 4 लाख रुपया तुम्हारा एक्सपेंस ज़्यादा है। 4 लाख रुपये एक्सपेंस ज़्यादा है मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा होगा। तो लाइबिलिटी के कॉलम में जब तुम 4 लाख लिखोगे तो उसमें ऐड करोगे लाइबिलिटी में 4 लाख या फिर माइनस करोगे। जब लाइबिलिटी तुम्हारा बढ़ रहा है तो 4 लाख ऐड करोगे तो देखो प्लस 4 लाख है वो, ठीक है। नीचे देखोगे लिखो कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्लान्ड एसेट। प्लान्ड एसेट में कॉन्ट्रीब्यूट हुआ 70 लाख रुपया। 70 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करने से क्या हुआ, तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है। सो कितना से, 70 लाख रुपया से। तो लाइबिलिटी के कॉलम में तुम क्या लिखोगे, 70 लाख तो लिख दोगे, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि लाइबिलिटी कम हो रहा है। लाइबिलिटी तुम्हारा कम हो रहा है ना, क्योंकि तुम एसेट बढ़ा रहे हो, तो 70 लाख माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब है पेमेंट टू एम्प्लॉय। पेमेंट टू एम्प्लॉय तुम्हारा जो लाइबिलिटी है वो 42 लाख से कम हो रहा है और एसेट भी 42 लाख रुपये से कम हो रहा है। तो कुछ चेंज हो रहा है दोनों में, तो नेट इफेक्ट जीरो है। तो देखो नील, लाइबिलिटी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, थर्ड कॉलम कोई चेंज नहीं हुआ। सीएससी तुम्हारा क्या है, 62 लाख रुपया। मतलब डीबीओ तुम्हारा 62 लाख, जो लाइबिलिटी है 62 लाख से बढ़ गया, लेकिन प्लान्ड एसेट देखो कुछ नहीं है वहाँ पे, मतलब तुम्हारा लाइबिलिटी 62 लाख से बढ़ गया। तो लाइबिलिटी कॉलम को बढ़ा दो 62 लाख से, देखो 62 लाख आ गया, ठीक है। अब देखो डीबीओ इंक्रीज हो रहा है 15 लाख रुपया से, लाइबिलिटी तुम्हारा 15 लाख से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एसेट कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। तो फिर से 15 लाख से उसको ऐड कर दो, लाइबिलिटी को ऐड कर दो थर्ड कॉलम वाला को। फिर सेटलमेंट है। सेटलमेंट क्या हो रहा है कि डीबीओ तुम्हारा 80 लाख से कम हो रहा है, लाइबिलिटी तुम्हारा 80 लाख से हो रहा है, कम हो रहा है, और एसेट तुम्हारा 75 लाख से कम हो रहा है। तो तुम्हारा लाइबिलिटी कितना कम हुआ, लाइबिलिटी तुम्हारा 5 लाख कम हुआ। तो थर्ड कॉलम जो तुम जो लाइबिलिटी वाला कॉलम में देखोगे तो उसमें 5 लाख तुमको माइनस करना होगा, क्योंकि 5 लाख रुपया तुम्हारा कम हुआ, तुम्हारा लाइबिलिटी कम हुआ, तो लिख दो 5 लाख। जब सबको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 86 लाख आएगा। लेकिन ये तो था जब हम लोग कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि डीबीओ 6.8 CR है क्लोजिंग और प्लान्ड एसेट 5.6 CR है। यही दोनों का डिफरेंस तुम्हारा आएगा नेट वाला थर्ड कॉलम में। जैसे कि तुम 5.85 CR और 4.99 करोगे तो 86 लाख ही आएगा। तो ये दोनों का भी डिफरेंस 1.2 CR आ रहा है। तो 86 लाख और 1.2 CR के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, याद करो। जब तुम हमारा जो नेट डेफर वाला जो बात था तुमको याद होगा, इसीलिए आ रहा है क्योंकि OCI में 2 चीज़ भेजते थे, एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ, एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान्ड एसेट, राइट। तो जब तुम देखो यहाँ पे एक्चुअल लॉस गेन 95 लाख और 0.16 CR है, दोनों को ऐड करो, देखो 34 लाख आ जाएगा तुम्हारे पास, परफेक्ट। लाइबिलिटी तुम्हारा 95 लाख से बढ़ रहा है और प्लान्ड एसेट तुम्हारा 61 लाख से बढ़ रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है इतना से और एसेट भी बढ़ रहा है। तो टोटल लाइबिलिटी तो ज़्यादा तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि 95 लाख से बढ़ रहा है। तो कितना लाइबिलिटी तुम्हारा बढ़ रहा है, देखो 34 लाख रुपया, परफेक्ट आ गया। तुम अच्छा से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 86 लाख को देख लो करके, दोनों को इधर से मल्टीप्लाई प्लस करके, इधर का डीबी और पीए का 1.2 CR को कर सकते हो। और जब 34 लाख 86 और 1.2 CR का बीच का जो डिफरेंस अगर 34 भी लिख देते हो तो 34 को वेरीफाई कर सकते हो 95 और 0.6 CR से, बस। तो ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ तक बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये तुम्हारे नहीं मांगा था, तुमसे क्वेश्चन मांगा था कि एक्सट्रैक्ट दो उसको, पीएल एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो चलो एक्सट्रैक्ट देते हैं, पहले पीएल का एक्सट्रैक्ट देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस होगा पीएल इंडेस के हिसाब से बना रहे हैं हम लोग। तो वहाँ जब पीएल तुम देख रहे हो तो इंडेस में पहले इनकम फिर एक्सपेंस, इनकम में कुछ पार्ट, एक्सपेंस में कुछ पार्ट। तो हम लोग एक्सट्रैक्ट देना तो हमको जो डेटा रेलेवेंट वही लेंगे। यहाँ एक्सपेंस रेलेवेंट है, एक्सपेंस में क्या रेलेवेंट है, ईबी। तो ईबी में हम लोग पहले लिखेंगे क्या, जब पहला हम लोग पर्टिकुलर देखेंगे तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। तो नेट वाला कॉलम में आ जाओ, 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया तुम्हारा क्या है, लाइबिलिटी है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस तुमको देना है, तो सीधा लिखो 4 लाख रुपया। सीएससी तुम्हारा कितना है, सीएससी कितना है तुम्हारा, नहीं इंटरेस्ट वाला तुम देखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग कुछ नहीं, अभी बैलेंस शीट में क्या जाएगा उससे हमको मतलब नहीं, जो पीएल का काम होगा सब पीएल में जाएगा। पीएल लिखो, उसके बाद पर्टिकुलर्स देखो, पर्टिकुलर्स में इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट का हम लोग नेट करके दे दिए, ओके। कंट्रीब्यूशन टू प्लान्ड एसेट, वो बैलेंस शीट का हमको कोई मतलब नहीं है। पेमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पेमेंट कर रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। सैलरी वैलरी से कोई मतलब नहीं है। पेमेंट टू एम्प्लॉय सैलरी नहीं है, ये हमारा क्या है, ये ऑब्लिगेशन पेमेंट कर रहे थे, रिटायरमेंट बेनिफिट पेमेंट कर रहे थे, तो पीएल से कभी नहीं जाता, वो बैलेंस शीट का अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है। फिर आता है सीएससी। सीएससी क्या होता है, वो एक्सपेंस बुक करते हैं हम लोग, ठीक है। सीएससी टू डीबीओ, सीएससी कहाँ जाता है, पीएल में, तो देखो पीएल में जाएगा। सीएससी कितना है, 62 लाख रुपया, देखो सीएससी का गया 62 लाख रुपया। डीबीओ इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी डीबीओ इंक्रीज होता है और वो अमेंडमेंट है तो हम लोग क्या डालते हैं, पीएससी टू डीबीओ। तो पीएससी कहाँ जाता है, पीएल में, तो देखो पीएससी तुम्हारा गया हुआ है 15 लाख रुपया। फिर सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट जब हुआ है तो 2 पीएससी फिर आ गया, 5 लाख का इसमें बेनिफिट है, तुम्हारा गेन हुआ है,
तो वो भी पीएल में जाएगा, लेकिन गेन ऑन सेटलमेंट है, इसलिए 5 लाख रुपया उसमें माइनस करके दिखाएंगे। उसको हम लोग पीएल के क्रेडिट में भी दिखा सकते थे, लेकिन हम लोग क्रेडिट में न करके एक्सपेंस साइड ईबी में दिखा रहे, तो माइनस करके दिखा दिए। चलो हो गया, समझ में आ गया। फिर आता है एक्चुरियल लॉस और एक्चुरियल गेन। ये सब कहाँ आता है? ओसीआई एनआर में, याद रखना। एक्चुरियल वाला जो भी बात होगा वो कहाँ जाएगा? ओसीआई एनआर में। पीएससी का बात कहाँ जाएगा? पीएल में। तो हम लोग ओसीआई खोलेंगे तो ओसीआई आर जो रिक्लासिफाइबल है उसमें कुछ नहीं जाएगा, एनआर में जाएगा। एनआर में क्या जाएगा? गेन 95 का और 0.61 का तुम्हारा लाइबिलिटी एसेट बढ़ रहा है। तो जब नेट करोगे तो 34 लाख का ही होगा, तो तुम लिखोगे 34 लाख, लेकिन ये क्या है तुम्हारा? याद करो तुम वर्ड यूज़ किए थे रीमेजरमेंट, जब बुक में पढ़ रहे थे। ओसीआईएनआर का जब भी हम लोग करते थे तो एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस डीबीओ और एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस पीएल पीएससी प्लान्ड एसेट, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता था उसको रीअसेसमेंट लॉस या रीअसेसमेंट गेन लिखते थे। यहाँ पे 34 लाख से लाइबिलिटी हमारा बढ़ा हुआ है तो रीअसेसमेंट लॉस लिखाएगा। ठीक है, अब ईपीएल का एक्सट्रैक्ट आ गया। अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में जाओ। एसेट में कुछ नहीं है, जो भी रेलेवेंट है ये हमारा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में क्या? नॉन करेंट लाइबिलिटी 1.2 CR। देखो क्लोजिंग बैलेंस 1.2 CR है, क्या है वो? डीबीओ का नेट डिफाइंड लाइबिलिटी, नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी 1.2 CR। ठीक है, तो तुम बोलोगे भाई कंट्रीब्यूट जो किए थे प्लान्ड एसेट में 70 लाख रुपया, वो कहाँ लिखाएगा? और पेमेंट जो किए हैं 42 लाख रुपया, उसको भी तो हम लोग माइनस करके लिखेंगे थी में से, डीबीओ का लाइबिलिटी बैलेंस में से। फिर सेटलमेंट हुआ वो भी लिखेंगे। तो वो ना लिख के तुम सीधा लिख दियो नॉन करेंट लाइबिलिटी में 1.2 CR। क्यों मेरे भाई? अभी जब पीएल का काम कर रहे थे और बैलेंस शीट का जब काम किए तो तुम देख, अभी ना तुमको बताए थे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डीबी और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों को नेट ऑफ करके जो 4 लाख वैल्यू है वो सीधा लिखे। ये नहीं लिखे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले 30 लाख और उसके बाद फिर माइनस करके 26 लाख। मतलब ईबी में पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो 26 लाख 30 लाख जाएगा ही, और इंटरेस्ट इनकम है तो हम लोग क्रेडिट में ना लिखा, अगर डेबिट में लिख रहे हैं तो माइनस करते हैं, तो 30 में से 26 मान कर करते हैं। नेट में तो 4 लाख आता है ना, तो हम लोग नेट अमाउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको सीधा क्लोजिंग बैलेंस मिला हुआ है नेट बेनिफिट लाइबिलिटी का, तो सीधा वही लिखेंगे ना, काहे ये सब कुछ करने के जाएंगे। हर वक्त ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 33 एकदम सेम ऐसा ही है, एकदम उसी के ऊपर बन जाता है। ठीक है, इसमें 5% इंटरेस्ट रेट है, वो करके देख लेना अपना। ठीक है, ये हम खुद से बनाए हैं। और हम ही बार बार भूल जाते हैं कि जब ओसीआईएनआर में जब बात लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्चुरियल गेन लिखेंगे, फिर एक्चुरियल लॉस लिखेंगे और उसके बाद वो दोनों लिख के छोड़ देंगे। मेरे भाई उसी का तो नेट इफेक्ट तुम देना है। इंडियस बोलता है कि सब बात नहीं लिखो, इसलिए तो नेट ऑफ करने के लिए बोला है। हर जगह हम लोग नेट ऑफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए नेट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए तो थर्ड कॉलम बनाए हैं। तो वहाँ पर रीअसेसमेंट का बात दिखाएगा। देखो रेड पेन से हम काट के लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे। इलस्ट्रेशन 24 भी एकदम परफेक्ट ईजी है, सेम है, बिना किसी कन्फ्यूजन का सेम है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन 24 में जर्नल एंट्री मांगा है। तो जर्नल एंट्री तो तुमको समझाए हुए हैं, सब ईजी है, तब क्या प्रॉब्लम है? बहुत ईजी है वो सब। तो जर्नल एंट्री दे देंगे। ये जर्नल एंट्री सही भी है, लेकिन आईसीआई अलग जर्नल एंट्री दिया है। इसमें तुम देखो पहले अनवाइंडिंग का जर्नल एंट्री है, जैसे कि तुम अथी में देखोगे टेबल देखो इलस्ट्रेशन 24 का, तो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम है। हर वक्त बोले कि ओपनिंग के बाद इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस का बात लिखाएगा, तो लिख दिए। इसका जर्नल एंट्री जब दोगे तो दे दिया, अनवाइंडिंग का देखो दिया है जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन प्लान्ड एसेट का भी दिया है। फिर सीएससी है टेबल में, तो सीएससी का एंट्री, फिर कंट्रीब्यूट किया है पीए में उसका एंट्री, फिर उसके बाद एक्चुरियल लॉस और एक्चुरियल गेन है उसका एंट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यही एंट्री होना चाहिए। लेकिन आईसीआई ये एंट्री ना कि दूसरा एंट्री दिया जो बहुत जो इतना जो एंट्री अच्छी एंट्री उसको मिला के एक जगह एंट्री दे दिया। क्या एंट्री दिया है? पीएल अकाउंट डेबिट, ओसीआईएनआर अकाउंट डेबिट टू नेट डिफाइंड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू कैश। ये भाई कैसे हुआ? अब एग्जाम में आके करना भी तुमको यही है। ये ऐसे हुआ कि जब तुम देखोगे अपना पीएल अकाउंट में देखोगे ईबी में टोटल कितना गया हुआ है 20.8 प्लस 55 दैट इज 75.8। ठीक है, पीएल में गया हुआ है 75.8, तो एंट्री देखोगे तो पीएल अकाउंट डेबिट 75.8। फिर ओसीआई में देखोगे 80.2, तो ओसीआई में देखो 80.2 डेबिट। उसके बाद लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाकर देखोगे पीएल का सारा काम हो गया। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में नेट डिफाइंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो टू नेट डिफाइंड लाइबिलिटी देखो क्रेडिट में आ गया तुम्हारा, टू में कितना अमाउंट है तुम्हारा? नेट डिफाइंड लाइबिलिटी 305 है, लेकिन तुमको 305 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? जो ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस नेट डिफाइंड लाइबिलिटी का, उसको ओपनिंग था 260 और क्लोजिंग है 305, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 45, तो वो वहाँ जाएगा। और जो तुम कंट्रीब्यूट किए हो, यही सारा टेबल का आइटम देख के तुम स्टेटमेंट ऑफ पीएल भरते हो और बैलेंस शीट भरते हो। पहले पीएल भरते हो फिर बैलेंस शीट भरते हो, राइट? तो जब तुम देखो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का हम लोग पीएल वाला 70.8 में कर दिए, सीएससी भी हम लोग कर दिए,
कंट्रीब्यूशन टू प्लान्ड एसेट नहीं किए थे, वो बैलेंस शीट में भी नहीं दिख रहा है, उसका सिर्फ नेट इफेक्ट दिख रहा है, तो इसके लिए टू बैंक करना होगा। हमको एग्जैक्ट लॉजिक नहीं पता है, हिंट दे दिया है कि जो भी पीएल का अमाउंट हो डेबिट करो, ओसीआई का डेबिट करो, और जो भी लाइबिलिटी है वो कितना से इंक्रीज हुआ है, जो लाइबिलिटी दिख रहा है बैलेंस शीट में वो नहीं, कितना से इंक्रीज हुआ है वो लिखो, और बाकी का जो कंट्रीब्यूट किया उसको टू बैंक कर दो बस, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसलिए उस क्वेश्चन को देख लो। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोलता है कि हम लोग एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो हमारा डीबीओ बना हुआ है उसमें से हम लोग पेमेंट ऑब्लिगेशन पे कर रहे हैं, कि कुछ आदमी लोगों का रिटायरमेंट का पैसा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, जनरली क्वेश्चन में 30 सितंबर मतलब 31 मार्च को देते थे, तो उसमें इंटरेस्ट से लेके कोई टेंशन नहीं होता था उस फाइनेंशियल ईयर में। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 30 सितंबर को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, कि 30 सितंबर तक हमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, 30 सितंबर के बाद कुछ और इंटरेस्ट मिलेगा, और उसी ये तो हो गया कि हम लोग जैसे कि 10 लाख रुपया था हमारा ओपनिंग बैलेंस, 30 सितंबर को कुछ पैसा दे रहे हैं, तो बाकी का जो पैसा पे फिर हमको बाकी का पैसा पे तो 6 महीना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एक और बात बोल रहा है कि उसी दिन 30 सितंबर को हम लोग और पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एक तो डीबीओ के लिए पैसा दे भी रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट हमको देना है, जो अनवाइंड करना है वो अलग, उसका भी एंट्री, उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर से, और इंटरेस्ट जो हमको मिलने वाला है वो भी उसका हमको अति कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी का कैलकुलेशन इसमें किया हुआ है, वो दिया हुआ है। एक तो ये तुमको दिमाग में रखना है, 30 सितंबर का बात हो गया, ये जो डेट है उसकी वजह से क्या क्या चेंज होगा, और इंटरेस्ट रेट तुमको दो को दिया हुआ है, एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तुम्हारा 10% और एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10.25%, कौन सा यूज़ करना है। देखो एक लाइन उसमें दिया हुआ है, साफ सुथरा बात है, क्या कि कहाँ पे है मेरे भाई, पेज नंबर 10.22, एक मिनट, 10.22 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 6 महीना के लिए 10% पर एनम, ठीक है, लेकिन वही अगर जब तुम कोई भी जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा उसको 6 महीना अगर तुम अति कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी तुमको पेमेंट अनवाइंड करना है, तो जो भी कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ 6 महीना अगर कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट होगा 10% पर एनम, ठीक है। लेकिन वही अगर तुम होल्ड कर रहे हो 12 महीना तक के लिए तो इंटरेस्ट रेट तुम्हारा 10.25%, देख लो ये भी पर एनम, पेंसिल से देखो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ फंड 10%, इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ फंड 10.25%, ठीक है, जितना तुम होल्ड कर रहे हो उससे मतलब है, ठीक है। पेज 391 पे ओफो में भी लिखा हुआ है। तो जब तुम कैलकुलेशन करोगे 30 सितंबर वाला का, तो उसमें तुमको पता चलेगा क्या कि हाँ, कि इसमें ओपनिंग बैलेंस था तुम्हारा प्लान्ड एसेट का 10 लाख रुपया, ठीक है, तो 10 लाख रुपया तुम्हारा प्लान्ड एसेट है, ये तुम्हारा क्या है, एसेट, इन्वेस्टमेंट था, तुम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हुए, ओपनिंग बैलेंस है, 30 सितंबर को तुम उसमें से पैसा निकाल रहे हो कि तुमको देना है, लायबिलिटी पेमेंट करना है, कितना इन्वेस्ट पैसा निकाल रहे हो तुम पैसा निकाल रहे हो 1.9 लाख रुपया, ठीक है, कब निकाल रहे हो, 30 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद तुम 30 सितंबर को इस इन्वेस्टमेंट में 4,90,000 रुपया डाल भी रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, 4,90,000 रुपया डाल भी रहे हो, ओके। तो 10 लाख रुपया जब इन्वेस्ट किए थे हम लोग, तो वो 10 लाख रुपया तो हमको पूरा मेरे हिसाब से 10 लाख में से 1.9 लाख हटा दो, तो 8,10,000 रुपया तो तुम्हारा पूरा साल रहा, 12 महीना, 12 महीना रहा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 10.25% मिलना चाहिए, ठीक है। वो 1,90,000 रुपये जो दे रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो 10% पर एनम पे मिलेगा, क्योंकि 6 ही महीना रखे थे तो उसको 10% मिलेगा, और बाकी का जो पैसा उसमें डाले हैं 4,90,000 रुपया, जो 4,90,000 रुपये जो डाले हैं उसके ऊपर जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सिर्फ 10% में मिलेगा, 10.25 में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी सिर्फ 6 महीना का है। समझ में आ गया तुमको बात, परफेक्ट। लेकिन हम ऐसे किए थे, लेकिन सर क्या बोले, हम जब ऐसे किए तो मेरा आंसर 117,250 आया, लेकिन सर का आंसर आया 117,500, क्यों, क्योंकि सर क्या बोले हैं कि 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड था पूरा साल के लिए 12/12, लेकिन, और हाँ एक और बात, हाँ ठीक है 12/12, एक और बात जो हम मेरे दिमाग में नहीं था, क्वेश्चन में जो करना था, क्या बोला था कि 10% पर एनम है, समझ में आया, और 10.25% पर एनम है, तो 10 लाख में से 1.9 जब हटा दिए थे तो हम 8,10,000 पे पूरा 10.25% लगा रहे थे, इंटू 12/12 कर रहे थे, 12/12 ना भी करे तो सीधा 10.25% कर रहे थे, क्योंकि पूरा एक साल था। लेकिन जो बाकी का 1,90,000 है उसके ऊपर 10% तो रेट लगेगा, लेकिन सिर्फ 6 महीना का लगेगा, भले वो रेट 6 ही महीना का है, लेकिन वो 6 महीना का रेट 10% पर एनम है, तो
भले ही तुम उसके ऊपर 10% लगाओगे 1,90,000 पे, लेकिन उसको 6 महीने में डिवाइड करना होगा, 6/12, क्योंकि 10% पर एनम है, ठीक है। डैट इज 5% इफेक्टिव। तो या तो 1,90,000 इंटू 5% करो, या 1,90,000 इंटू 10% 6/12 करो, ठीक है। लेकिन सर क्या किए हैं कि सर क्या बोले कि वो 1,90,000 निकाल रहा है, 3 लाख रुपये डाल रहा है, तो नेट कितना हुआ, 1,90,000 निकाल रहा है, 4,90,000 डाल रहा है, मतलब नेट उसको कितना हो रहा है, 3 लाख रुपया वो डाल रहा है। तो एक तो उसको पूरा 10 लाख के ऊपर भी मिलेगा और 3 लाख के ऊपर मिलेगा। तो ऐसे करके सर 1,17,500 निकाल रहे हैं, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था, और सब नॉर्मल नॉर्मल है, तो अपना निकाल के दे सकते हो, ठीक है। ये तो निकाल के तुम दे दिए कि चलो ठीक है, हो गया। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है। हम लोग जो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालते थे और जो एक्चुअल बोलता था, दोनों के बीच का डिफरेंस फिर पता करते थे कि एक्चुअल लॉस है, गेन है, प्लान्ड एसेट पे कितना है, डीबीओ पे कितना है, ये सब निकालते थे। इस क्वेश्चन में साफ साफ पहले ही बोल दिया है कि हमारा एक्चुअल लॉस कितना है, किस पे, डीबीओ पे। वो साफ साफ दे दिया, एक्चुअल लॉस एंड डीबीओ हमको मिला हुआ है, तो कोई माथा पर्ची करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल गेन तुम ऐसे करके निकाल दिए जो तुम्हारा प्लान्ड एसेट पे है, दो चीज़ तुमको मिल गया। क्वेश्चन में तुमको बोलता है कि अदर कॉम्प्रहेंसिव ओसीआई वाला जो है उसमें क्या अमाउंट जाएगा, तो तुमको एक्चुअल गेन ऑन डीबीओ पता चला हुआ, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन तुमको अथी पे क्या नाम है, प्लान्ड एसेट भी पता चल रहा है। तो दोनों को कंपेयर करके जो भी जाएगा तो रीअसेसमेंट लॉस या गेन करके लिख दो, तुम्हारा लिखा जाएगा, देखो पता चल जाएगा रीअसेसमेंट गेन है तुम्हारा 76,500 का। ये क्वेश्चन का पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन था कि डिटरमाइन करना एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या, जो इंटरेस्ट है, हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट मिलने वाला था उसको एक्सपेक्ट करते हैं और वही बुक में लिखते हैं। कितना मिल रहा है एक्चुअल में वो नहीं लिखते हैं बुक्स में, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने पीएल में हम लोग बुक करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तुमको इसमें ढूंढ के निकालना होगा। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न का कोई रेट नहीं दिया हुआ है, सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न का उसमें कोई रेट नहीं दिया, एक्चुअल रिटर्न तुमको नहीं दिया हुआ कि एक्चुअल में कितना मिला है। एक्सपेक्टेड का तुमको डेटा दिया हुआ, एक्सपेक्टेड का कैसे डेटा दिया हुआ है, क्योंकि मेरे भाई जब तुम अभी इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड ऑन पर एनम वाला जो निकाल रहे थे, इतना कैलकुलेशन जो मेन कैलकुलेशन था वो क्या था, वो एक्सपेक्टेड का ही तो बात था। ये एस्टिमेटेड है, देखो द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट है, तो ये एक्सपेक्टेड का ही तो बात कर रहा है। तो तुम्हारा 1,17,500 तुम्हारा क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और तुमको एक्चुअल गेन पता ही चला हुआ है प्लान्ड एसेट के ऊपर। तो एक्चुअल गेन ऑन प्लान्ड एसेट पता है, एक्सपेक्टेड पता है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट तुमको निकल जाएगा। तो एक्चुअल रिटर्न तुमको पता चल गया, देख लो पहला वर्किंग नोट 1 में पता चल गया तुमको, ठीक है। तो मेरे भाई तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि एक्चुअल गेन ऑन प्लान्ड एसेट यूज़ करेंगे, एक्चुअल लॉस ऑन डीबीओ क्यों नहीं यूज़ करेंगे। अरे गधे, जब हम ये एक्चुअल इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट का वेरिएंस जब निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एक्चुअल गेन या लॉस ऑन प्लान्ड एसेट, क्योंकि प्लान्ड एसेट के ऊपर तो इंटरेस्ट या मिल रहा है हमको, उसके और एक्चुअल इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक्चुअल बनता है, तो इसलिए वो एक्चुअल जाएगा। सब आ गया, क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। चलो बाय।